Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Perspectives in Human Geography which is module 6 of our series. आज के क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट तो है बट मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट है ज्योग्राफी ऑप्शनल के ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। इस पर बहुत कम डिस्कशन देखने को मिलता है और मैंने भी जिस टाइम पर पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी आप लोगों को कराया था तो मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं ये जो आज का टॉपिक है वो मैं बाद में थोड़ा सा डिस्कस करवा दूंगा। द रीजन बिहाइंड इट कि अभी तक ये जो है दो टॉपिक्स हैं पॉजिटिव एंड टाइम ज्योग्राफी, इन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या हम लोग इसको पूरी तरीके से इग्नोर करें? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स में जब आप समझ पा रहे होगे, पढ़ रहे होगे, जब करंट अफेयर फॉलो कर रहे होगे उसमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके के जो पर्सपेक्टिव्स है ना वो काफ़ी हद तक अभी भी रिलेटिव है। ठीक है, दैट मीन्स अभी देखो जैसे जो टाइम ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वो अभी रिसेंट में 2017 में पूछा गया है और इससे पहले पॉजिटिविज्म का भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब अगर आप लोगों को पर्सपेक्टिव्स समझने हैं तो इससे पहले आप लोगों को मेरे पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे जिसमें पर्सपेक्टिव्स थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पहले ये वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज हम लोग केवल इतना करने वाले हैं जितना हम लोगों को एग्जाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं नॉट मोर देन 10 मार्क्स आए हुए हैं। इसका मतलब 2 पेज से ज़्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा गया है। बट हम लोग ये कर क्यों रहे हैं? द आंसर इज कि आप लोगों को अभी भी वैल्यू एडिशन के लिए अगर एग्जाम में 300+ मार्क्स लेकर आने हैं तो क्या करना पड़ेगा? इनको भी यूज़ करके आना पड़ेगा। आई ना बात समझ में? तो एज अ 100% एग्जाम बेस्ड प्रॉमिस मैं आप लोगों को कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करवाऊंगा। आपके नोट्स पूरे के पूरे एग्जाम बेस्ड रहेंगे। हाँ, जितना ज़रूरी होगा हम लोग उतना करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉजिटिविज्म एंड टाइम ज्योग्राफी। अब मैंने सबसे पहले यही क्यों चुना? भाई आप लोगों को पता है कि मैंने क्वांटिफिकेशन वाला पूरी की पूरी अभी चल रही है, तो मुझे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन करवाना है। उससे पहले मुझे पॉजिटिविज्म एंड टाइम ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे हम लोगों का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा और हम क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों का QR ही है, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद अपन आगे बढ़ के धीरे धीरे क्या करेंगे और अच्छे खासे अपन लोग देखेंगे ह्यूमनिज्म क्या है, एनवायरमेंटलिज्म क्या है कि नहीं? तो ये सब चीज़ों को अपन बाद में डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बाद। आई ना बात समझ में? अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहले सिलेबस में देखो कि पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी जो मैंने येलो पोर्शन लगा दिया है, लेकिन तुम आप देख पा रहे होगे कि ये ब्लू वाला पोर्शन जो है, ब्लू वाला पोर्शन है, इसका मतलब पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बट उसके अंदर थोड़े से 2 टॉपिक है, ये एक नेचुरलिज्म और पॉजिटिविज्म। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें डिस्कस कर रहे हैं। और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन तो आप लोगों को चल ही रहा है, क्योंकि इसके बाद हम सीधा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 10 के अंदर मैं मॉडल्स के अंदर सिस्टम एनालिसिस कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब चाहो तो आप पॉजिटिविज्म को सिस्टम एनालिसिस के अंदर रख सकते हो या फिर पर्सपेक्टिव्स के अंदर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा। आई ना बात समझ में? स्टार्ट करें। देखो PYQ के अंदर देखो 2011 में पॉजिटिविज्म के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया और 2017 में टाइम ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है कि नहीं? तो ये मॉडल्स टाइप की चीजें ही चल रही है ना, अब ऑब्वियस सी बात है। तो अपन लोग इसको डिस्कस करेंगे एक एक से। आज के वीडियो में 2 टॉपिक है, समझ में आई नहीं वाली बात? अब देखो अपन लोग स्टार्ट करें पॉजिटिविज्म एंड पैराडाइम शिफ्ट इन ज्योग्राफी। तो पूरा पूरा पैराडाइम के बारे में चल रहा है। अब देखो पर्सपेक्टिव्स पढ़ रहे थे, पर्सपेक्टिव्स के अंदर अपन लोगों ने देखा किस तरीके से पैराडाइम शिफ्टिंग हुई। अब जो लोग पहली बार आए वो लगे सर ये पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है, तो भाई वो लोग मेरा पुराना पूरी की पूरी ये वाली सीरीज स्टार्ट करो। ज़्यादा टॉपिक भी नहीं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को, तभी आप लोगों का बिजनेस बनेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से आप लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में मान लो आज से 20 ईयर्स तक कोई ऐसी चीज़ें जिस पर लोग बिलीव कर रहे हैं और यहाँ पर उन्हीं थॉटफुल लोगों का दबदबा है, मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है। उसके बाद मान लो 20 साल बाद कुछ लोग आए जिन लोगों ने बोला कि नहीं सर इससे तो हम लोगों के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, ये इसका क्या कारण है क्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, उसमें टर्मोइल आ जाएगा और एक नया स्कूल ऑफ थॉट जो होगा वो डोमिनेट करने लगेगा। मतलब एक जिस तरीके से हम लोग समय की बात करते हैं उसमें पूरा युग होता है,
लोगों के टाइम होता है ना, जैसे कभी अमिताभ बच्चन का टाइम था, कभी शाहरुख खान का टाइम था, और आज के टाइम पे और नए नए जनरेशन के टाइम आ गए हैं। तो बस वही चीज है कि वो पैराडाइम जो है ना, पूरा एक पूरा का पूरा एरा के तरह कंसिडर करो कि एक एरा है, वो पूरी की पूरी तरीके से थॉट प्रोसेस चेंज हो गई है कि नहीं है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, है ना, वही वाली बात है। बस ये चीज समझ जाओ। तो अब पॉजिटिविज्म क्या होता है और पैराडाइम शिफ्ट, तो बैकग्राउंड ले लो पहले। तो भाई आप लोगों को पता है कि मिड 20th सेंचुरी में ज्योग्राफी को क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव हुआ करती थी और आइडियोग्राफिक होती थी। मतलब वो सिर्फ फोकस करते थे व्हाट पर और वेयर पर, मतलब क्या है और कहाँ है। वो ये नहीं देखते थे कि क्यों है कि नहीं है। मतलब उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक पहाड़ है और ये यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ है, बस ये बता दिया। लेकिन ये पहाड़ यहाँ पर क्यों है, इस पर लोग ध्यान ही नहीं देते थे। तो मिड 20th सेंचुरी में यही होता था, इसीलिए इसको डिस्क्रिप्टिव और आइडियोग्राफिक बोलते हैं। तो ये क्रिटिसाइज होने लगा, इस बात को क्रिटिसाइज करने लगे, क्योंकि 18th-19th सेंचुरी में ये चीज में बिलीव करते थे, लेकिन 20th सेंचुरी में क्रिटिसाइज करने लगे इन चीजों को जोग्राफर्स। नाउ अब क्या हुआ, इससे आप लोगों की एक नीड जो हुई वो अरोज हुई, ठीक है, उसको जिस फॉर साइंटिफिक लॉ सीकिंग क्वांटिटेटिव अप्रोच। मतलब बिल्कुल आप लोगों को लॉ सीकिंग देखने लगे, क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव मतलब कोई डाटा जो है उसको अपन लोग एनालाइज कर रहे हैं और अपन लोग देख रहे हैं ये चीज यही क्यों है, अगर ये चीज इतनी है, अगर मैं इसमें ये चीज चेंज करूंगा तो क्या चेंज होगा, है ना। सिस्टम एनालिसिस पढ़ा था ना कि इनपुट चेंज करने के बाद आउटपुट चेंज होता है, लेकिन उसके बीच में कुछ प्रोसेस होती है। आई ना बात समझ में। तो बस वही चीज है कि एक जरूरत हम लोगों को दई उठने लगी, जिससे हम लोग, जिससे के कारण साइंटिफिक लॉ सीकिंग और क्वांटिटेटिव अप्रोच जो थे वो आ गए। इसने राइज दिया किसको, पॉजिटिविज्म को एज अ फिलोसॉफी, है ना। पैराडाइम की तो बातें चल रही है ना, अपने पर्सपेक्टिव्स की बात चल रही है, उसके अंदर तो मतलब इसी ने अपन को जन्म दिया पॉजिटिविज्म को। इन्हें मार्क किया अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम रीजनल या एक्सेप्शनलिज्म टू स्पेशल साइंस। मतलब एक एक्सेप्शनलिज्म वाली बात, मतलब ये एक्सेप्टेड इसका ये एक्सेप्शन हो गया, उसका एक्सेप्शन हो गया, मतलब एक, या फिर एक रीजनल में मान लो मैंने बोल दिया कि भाई मेरा इंडिया का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ठीक है, मैंने ये बोल दिया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि मैंने बोल दिया कि इंडिया का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। या फिर मैं सीधा बोल दूंगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, वहां पर टेम्परेचर हाई होता है या फिर मॉडरेट रहता है। लेकिन मैंने ही देखा कि इंडिया के अंदर ही सेम लैटिट्यूड पर मुझे दूसरी चीज देखने को मिल जाती है। मान लो यहाँ पर मुझे डिसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मुझे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, एक ही लैटिट्यूड के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये एक्सेप्शंस हो गए ना। तो एक्सेप्शनलिज्म की बात हो गई, रीजनलिज्म की बात हो गई, लेकिन ऐसा तो प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो इस थॉट से चेंज होके हम लोग पूरा स्पेशल साइंस के अंदर आ गए। मतलब एक सिंपल से अलग इलाके वाले साइंस के अंदर आ गए। मतलब एक ही लैटिट्यूड के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, या फिर हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। समझ में आने वाली बात, ये है पॉजिटिविज्म। आई बात समझ में। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म क्या है भाई। सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया है, ये अगस्त कॉमेट से लिया गया है। अगस्त कॉमेट, ये एक याद रखना कोई चीज नहीं है, ये एक क्या है, अपने साइंटिस्ट का नाम है, जोग्राफर का नाम है। इन्हें बिलीव किया कि ऑल जेन्युइन नॉलेज इज साइंटिफिक। जितनी भी जेन्युइन नॉलेज है ना वो साइंटिफिक है। समझ में आई ना कोई बात। कि इनने क्या कर दिया, हर कोई भी जेन्युइन नॉलेज है, कोई आपने हवा में बात नहीं की है, बिल्कुल प्रूफ वाली चीज हो गई है। पूरी की पूरी जेन्युइन नॉलेज जो है ना वो साइंटिफिक है, जो कि पूरा का पूरा बेस्ड है एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन और वेरिफिकेशन के ऊपर। मतलब आप ऑब्जर्वेशन करोगे एम्पेरिकली और उसको वेरीफाई भी करोगे, तब उसको आप एक जेन्युइन नॉलेज कंसीडर करोगे। इसको बोल रहे हो आप पॉजिटिविज्म, याद रखना, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि अगस्त कॉमेट ने 1830 से 42 के बीच में ये बात की थी, इन्हें ये बिलीव करते थे कि ऑल जेन्युइन नॉलेज इज साइंटिफिक एंड बेस्ड ऑन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन। ज्योग्राफी के अंदर अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ, सर्च फॉर लॉ एंड मॉडल गवर्निंग स्पेशल पैटर्न। मतलब ज्योग्राफी के अंदर हम लोग ढूंढने लगे कुछ लॉ हो, मॉडल्स हो, जो कि उस पैटर्न पर पूरा का पूरा जो उस एरिया का जो पैटर्न है ना उसको गवर्न कर पाए अपन लोग। समझ में आई ना ये वाली बात, है ना। की आइडियाज क्या हो गए, ज्योग्राफी शुड बी ऑब्जेक्टिव, वैल्यू फ्री एंड क्वांटिफाइबल। ज्योग्राफी कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वैल्यू फ्री होनी चाहिए और क्वांटिफाइबल होनी चाहिए। ये की आइडियाज है।
आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज कोर प्रिंसिपल्स क्या है पॉजिटिविज्म की ज्योग्राफी के अंदर, है ना। अपन को प्रिंसिपल देखने पड़ेंगे, अगर पूछ लिया तो क्या हो जाएगा भाई, पहले बात तो अपन प्रिंसिपल देख लो, एक्सप्लेनेशन देख लो और एग्जाम्पल देख लो। इस तरीके से मैंने बना दिया है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहला है इम्पेरिसिज्म, है ना। इंपेरिकल चीजें होती है ना, बस इम्पेरिसिज्म। इसमें क्या होता है, सबसे पहले नॉलेज की जो होती है ना, वो हम ऑब्जर्वेबल फैक्ट से लेते हैं, मतलब जिसको अपन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, पुराना लैपटॉप है तो ये चीज़ें लगी रहती है, कोई बात नहीं है। हाँ, लैंड यूज मैपिंग एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लैंड यूज मैपिंग और सेंसस डाटा। इसको आप ऑब्जर्व करोगे फैक्ट को, तभी तो नॉलेज मिलेगी, तो इसको बोलते हैं इंपेरिकल प्रिंसिपल। दूसरा होता है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन क्वांट से रिलेटेड हो गया, मतलब आप लोगों को इसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स को यूज करना है और उससे आपको एक पैटर्न फाइंड करना है ना, कि क्या चीजें क्या नहीं है। तो बिल्कुल यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स टू फाइंड पैटर्न, जैसे ग्रेविटी मॉडल, रैंक साइज रूल, है ना। तो ये एग्जांपल हो गया, है ना, इस तरीके का। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ऑब्जेक्टिविटी के अंदर क्या आ जाएगा, अवॉइड पर्सनल बाइस और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। आप लोगों को इसमें पर्सनल चीजें नहीं लेनी, बाइसनेस नहीं रखनी और कोई भी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं रखना है इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्पेशल एनालिसिस यूजिंग जीआईएस, है कि नहीं है, जीआईएस टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में। बस इस तरीके से मैं लिख के आना, आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं आता है, बस इतनी लाइन बहुत है। मॉडल बिल्डिंग नेक्स्ट प्रिंसिपल है मॉडल बिल्डिंग का। अब क्या करोगे इसमें, मॉडल बिल्डिंग में क्या होता है, अपन ने जब मैंने मॉडल्स पढ़ाए थे आप लोगों को, मैंने क्या बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है हमारे, जैसे इंडिया के वर्ल्ड के अंदर हर चीज कॉम्प्लेक्स है, तो उसको सिंप्लीफाई करना है ना। तो सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स रियलिटी थ्रू मॉडल्स, कोई मॉडल बना दो, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स रियलिटी को सिंप्लीफाई कर दो। क्रिस्टलन की सेंट्रल प्लेस थ्योरी एग्जांपल के तौर पे। अब जब आप बोलोगे सर ये क्या है, भाई आगे पढ़ेंगे अपन लोग, सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऐसा थोड़ी है, जरूरी है भाई, तभी तो जो जरूरत होगी आगे जाना पढ़ने की वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो नहीं होगी वो नहीं बताऊंगा। जैसे ही मैंने आप लोगों को पैराडाइम शिफ्ट बता रहा था और आप लोगों को मैं क्या बता रहा था, पर्सपेक्टिव्स एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बताया, तो मैंने आप लोगों को बोल दिया था उसी टाइम पे कि मैं टाइम ज्योग्राफी और पॉजिटिविज्म आप लोगों को थोड़ा सा करा दूंगा, तो कराया ना। तो इसी तरीके से अपन लोग क्रिस्टलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी भी करेंगे, बस अभी तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो। फिर है प्रिडिक्शन, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिडिक्शन। इसमें अपन लोग एक मॉडल को यूज करते हैं जिससे आप लोग फोरकास्ट कर सकते हो कि भाई क्या चीज हो सकती है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अर्बन ग्रोथ पैटर्न, है ना, एक अर्बन ग्रोथ मॉडल भी आता है, उसके अंदर आप लगाओगे कि अरे अच्छा ये इस तरीके से चल रही है, हम लोगों ने ऐसी पॉलिसीज बनाई है, तो किस तरीके से अर्बनाइजेशन होगा या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी या अर्बन ग्रोथ होगा, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज नोमैथिक अप्रोच। क्या नोमैथिक अप्रोच, इसमें क्या करते हैं अपन लोग, जनरल लॉ को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं वर्सेस आइडियोग्राफिक रीजनल यूनिकनेस। मतलब हम लोग कोई भी रीजनल यूनिकनेस देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, जनरल लॉज देखते हैं, है ना। मतलब सीधी बात है, अपन लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर इस पैटर्न पर यहाँ पर बारिश इतनी तेज हो रही है, तो क्या दूसरे रीजन में भी सेम उसी तरीके से पैटर्न मिलेगा। मतलब हम लोग इसमें सेमनेस देखते हैं, यूनिकनेस नहीं देखते हैं। आई बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन, रिटेल ग्रेविटेशन का मतलब वही, ये अपना किसके अंदर आएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर आता है ये चीज, समझ में आई नहीं वाली बात, है ना। जहां पर चीज सस्ती मिल रही होगी वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेविटी मॉडल वाला चीज अलग हुई क्वांटिफिकेशन में, आई ना बात समझ में, है ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, मुझे बहुत जरूरी है, आप जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, ठीक है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिविज्म पैराडाइम शिफ्ट में, है ना। इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिविज्म क्या है भाई, भाई शिफ्ट फ्रॉम रीजनल टू सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। क्या था पहले, क्या रीजनल ज्योग्राफी की बात चलती थी, जब मैंने आप लोगों को पैराडाइम शिफ्ट बताया था तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि सबसे पहले रीजनल शिफ्ट आया था, तो इससे धीरे धीरे शिफ्ट हो गया किधर की तरफ, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी की तरफ। ये फोकस करता है मूव फ्रॉम डिस्क्राइबिंग रीजन टू एक्सप्लेनिंग द स्पेशल प्रोसेस। बिल्कुल सही है, ये सीधी सीधी बात है। ये कहाँ तक, डिस्क्राइब, जो रीजन्स को जो डिस्क्राइब करते थे ना, वहां से मूव कर गया उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करने में। पहले वो डिस्क्राइब करता था कि भाई यहाँ पर मेरा पेड़ है, यहाँ पर मेरी नदी है, यहाँ पर मेरा पहाड़ है। अब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर पेड़ है क्योंकि, यहाँ पर नदी है क्योंकि, यहाँ पर नदी है इसलिए, समझ में है ना शब्द, यहाँ पर नदी है इसलिए, यहाँ पर पहाड़ है क्योंकि, यहाँ पर पहाड़ है इसलिए, है कि नहीं नॉर्मली।
तो अपन लोगों ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने रीजनल से सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की तरफ शिफ्ट कर गए। ठीक है। नाउ बर्थ ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पहला है। दूसरा है बर्थ ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन 1950 से 70s की तरफ, यूज ऑफ कंप्यूटर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या मॉडल, इसका यूज करके क्या हुआ, अपन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुई। इसीलिए तो मैंने बोला कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पढ़ाने से पहले मुझे आप लोगों को पॉजिटिविज्म पढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों, यहाँ से स्टार्ट हुआ है हम लोगों का क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर का यूज करने लगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने लगे, मॉडल्स का यूज करने लगे, है ना। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल साइंस पैराडाइम। क्या स्पेशल साइंस पैराडाइम, BJ एल्बेरी और W बर्नहेट ने क्या किया, ज्योग्राफी सीन एज साइंस ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या किया, ज्योग्राफी को बिल्कुल देखा गया साइंस ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, है ना। डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स एंड थ्योरीज की बात हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स एंड थ्योरीज, ग्रेविटी मॉडल, वेबर इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी और डिफ्यूजन मॉडल। ग्रेविटी मॉडल में आप लोगों को करवा चुका हूँ। इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी जब आप लोगों को बताऊँ, जब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा। डिफ्यूजन मॉडल हम बता चुके हैं, है कि नहीं, आई बात समझ में। नाउ राइज ऑफ पॉजिटिविस्ट थिंकर, ऑब्वियस सी बात है, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, पॉजिटिविस्ट थिंकर्स आएंगे। तो एक का नाम है सेफर, 1953 में आया। इन्हें एक्सेप्शनलिज्म को लेकर आया ज्योग्राफी में, जिसको कॉल्ड फॉर लॉ मेकिंग ज्योग्राफी। पीटर अगेट 1965 में लोकेशनल एनालिसिस हुई ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में। और विलियम बंज जो थे थ्योरेटिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। आई बात समझ में, है ना। नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, इसका क्रिटिसाइज कैसे किया भाई, सबसे पहली बात तो ओवर एम्फेसाइज करने लगे जो क्वांटिफिकेशन के ऊपर। इनने ह्यूमन वैल्यू को ही इग्नोर मार दिया, है ना। सीधी सीधी बात है, इनने बोल दिया कि डाटा सबसे बड़ा डाटा है, सबसे बड़ा डाटा है। ह्यूमन वैल्यूज कहाँ गई भाई, है ना। इमोशंस कहाँ गए, ह्यूमन को तो वैसे भी अनप्रिडिक्टेड बोला जाता है, ये तो प्रिडिक्ट करने वाली बातें बोलने लगे। तो पहला क्रिटिसिज्म ये हो गया। नेक्स्ट इज, इनने ह्यूमन को पैसिव एजेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे कि भाई इसका चीज का इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा ह्यूमन पे, ना कि एक्टिव की तरह। आई बात समझ में। दूसरा, ये फेल हो गए एक्सप्लेन करने में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कल्चर और परसेप्शन को। ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस से भी तो कुछ चीज चेंज होती है, कल्चर, परसेप्शन, है ना। टू मैकेनिस्टिक है, ये बहुत ज्यादा मैकेनिस्टिक है। इन्हें अज्यूम किया यूनिफॉर्म बिहेवियर इन ऑल प्लेसेस, हर जगह सोचने लगे कि भाई एक जैसी ही चीज होती है, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो बढ़ती ही जाएगी, जो चीज घट रही है वो घटती जाएगी। अगर डेन्यूडेशन हो रहा है तो वो डेन्यूडेशन एक यूनिफॉर्म तरीके से होगा, लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं होता ना। तो ओवर सिंप्लीफाइड टाइप की चीज हो गई, लेड टू फ्रेगमेंटेशन। इनने अब देखो यूनिकनेस नहीं दिखा रहा ना, ये क्या हो रहा है, ज्योग्राफी बिकम स्टैटिस्टिकल, लॉस्ट ह्यूमन रिलेवेंस, है कि नहीं है। ये इसने पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी को स्टैटिस्टिकल बना दिया, मतलब कैलकुलेट करते रहो, डाटा डालते रहो, डाटा डालते रहो, ह्यूमन रिलेवेंस तो पूरा का पूरा खो गया ना इस बीच में। तो ये अब इसका क्रिटिसिज्म हो गया। 5 क्रिटिसिज्म बहुत है, 10 नंबर से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, फ्लो बताऊंगा किस तरीके से लिखना है। नाउ क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म, भाई क्रिटिक्स ने क्या क्या चीजें बोल दी। लेड टू इमर्जेंस ऑफ न्यू पैराडाइम, इससे क्या हुआ, जो अपने पॉजिटिविज्म के क्रिटिक थे ना, उसकी वजह से क्या हुआ, नए पैराडाइम्स आ गए। जैसे कौन कौन से पैराडाइम, जैसे ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, यी फुतुआन ने, इन्हें फोकस किया एक्सपीरियंस और परसेप्शन के ऊपर। फिर बिहेवियरल ज्योग्राफी आई, डाउन्स एंड गोलेज ने फोकस किया ना ह्यूमन डिसीजन मेकिंग के ऊपर। फिर रेडिकल ज्योग्राफी आई, फोकस किया ना सोशल जस्टिस के ऊपर। सिस्टम और स्ट्रक्चरलिज्म आया, मतलब इंटीग्रेशन बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आई। सिस्टम एनालिसिस ने ये तो चीज देखी थी ना। तो अब ये आप बोलोगे कि सर इनमें से कुछ नहीं आता, नहीं, धीरे धीरे आप लोगों को आगे बताऊंगा ना हर चीज का, सबर करो, पूरा कंप्लीट होने से पहले पहले मॉड्यूल तो खत्म होने दो। उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आपको छुड़वा दिया यार सर, तो जो छुड़वाया है ना वो आना ही नहीं है, ये दिमाग लगाओ, आना ही नहीं है। समझ में आई नहीं वाली बात, जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे। चलो, अब पैराडाइम शिफ्ट का वही सेम के सेम फ्लो चार्ट बनाना है जो मैं आप लोगों को हमेशा पैराडाइम शिफ्ट में बनवाता था। इसमें और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया भाई। पहले क्या था, रीजनल ज्योग्राफी आया, फिर स्पेशल साइंस आया, स्पेशल साइंस के अंदर को ही पॉजिटिविज्म बोलते हैं। फिर बिहेवियरल आया, फिर अपना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आया। मैं जब अप्रोचेस बताऊंगा ना तो आप लोगों को सब चीजें ये क्लियर हो जाएंगी इनसे रिलेटेड। अब अप्रोच याद रखना, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में अब ना बहुत ज्यादा जो एग्जामिनर है फोकस करने लगा है अप्रोचेस के ऊपर।
आप लोगों को मैं अप्रोचेस समझाऊंगा, कहाँ से चालू करूंगा, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे अपन लोग आ जाएंगे ह्यूमनिस्टिक, फिर रेडिकल और पोस्ट मॉडर्न। समझ में आया ना, आ गया ना समझ में। चलो एक टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है। एक और मिसलेनियस टॉपिक है जो पूछा जा चुका है, और हाँ मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट तो भी ठीक है, नहीं पूछा जाता है फिर भी आप कम से कम 2 से 3 लाइन अपने किसी भी आंसर के अंदर लिख के आ सकते हैं। समझ में आने वाली बात। द टॉपिक इज टाइम ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ज्योग्राफी। भाई दिया किसने ये, हगस्टैंड ने। किसने, हगस्टैंड ने 1960s के अंदर, हगस्टैंड ने 1960s के अंदर। अब देखो इसमें 2 डॉट लगे ना, कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख के आ सकते हो टी हगरस्टैंड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और डॉट लगा दिया तो और अच्छी बात है। नाउ बैकग्राउंड क्या है भाई, पहली बात तो ये टॉर्स्टन हगस्टन, सीधा सीधा इतना याद नहीं रखना है, बस टी हगस्टन याद रख लो, जो कि स्वीडिश जोग्राफर थे, उनने इसको डेवलप किया था टाइम ज्योग्राफी को। इमर्ज फ्रॉम द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, देखो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आ गया था, उसी से ये इमर्ज हुआ है टाइम ज्योग्राफी। मैं चाहता तो ये बाद में लगाता है, लेकिन आप लोगों का पर्सपेक्टिव हो गया, पैराडाइम हो गया, ज्यादातर चीजों की तो यही लास्ट बचा था, इसीलिए मैं यहाँ पर ये चीज कंप्लीट करवा रहा हूँ। समझ में आने वाली बात। बस अंतर क्या है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है ना वो पूरा का पूरा डाटा ओरिएंटेड बात करता है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बात करता है, मॉडल से रिलेटेड बात करता है कि नहीं, मैथमेटिक्स से, इक्वेशन से रिलेटेड बात करता है। लेकिन जो टाइम ज्योग्राफी है इसके अंदर टॉर्स्टन हगस्टैंड ने क्या किया, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से इमर्ज किया, लेकिन ह्यूमन पर्सपेक्टिव दिया। क्या दिया, ह्यूमन पर्सपेक्टिव दिया। आई बात समझ में। दैट मीन्स इसका एम हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज की एक्टिविटीज को स्टडी करना इन स्पेस एंड टाइम में, कि कैसे स्पेस और टाइम कंस्टेंट जो है ना वो ह्यूमन बिहेवियर पर हो रहे हैं, है कि नहीं, स्पेस और टाइम। तो मतलब पूरा का पूरा स्पेस और टाइम का चलेगा। तो टाइम, इसीलिए इसका अपन लोगों ने टाइम ज्योग्राफी नाम दे दिया है, कि भाई इंसान कैसे समय और स्पेस से बंधा हुआ है कि नहीं। तो वही चीज है इसके अंदर। नाउ बेसिक आइडिया क्या था भाई इस पूरे के पूरे उसका, कि भाई अपन लोग बात कर रहे हैं, तो भाई ज्योग्राफी इज नॉट ओनली अबाउट वेयर थिंग्स हैपन। ज्योग्राफी केवल वो चीज थोड़ी है कि कहाँ पर चीजें हो रही हैं, बट ये भी तो है कि कब और कैसे हो रही है ना। कहाँ अकेला ज्योग्राफी थोड़ी है, कब और कैसे हो रही है वो भी तो ज्योग्राफी ही है ना। तो बस वही बात है, ज्योग्राफी इज नॉट अबाउट वेयर थिंग्स हैपन, बट व्हेन एंड हाउ दे हैपन विद इन स्पेस एंड टेम्पोरल कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, स्पेस और टेम्पोरल कंट्रास्ट में के अंदर कैसे हो रही है। समझ में आना बात। नाउ ह्यूमन लिव विद इन टाइम स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स। जो ह्यूमन जो होते हैं ना, इंसान जो होते हैं ना, वो रहते हैं कहाँ पर, टाइम स्पेस कंस्ट्रेंट्स में। आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा भी तबीयत ठीक नहीं है तो जुबान लड़खड़ा रही है बातों में, और कोई बात नहीं है। टाइम स्पेस कॉन्ट्रेंट्स मतलब इसका ही तो लिमिटेशन है, मतलब हमारा मूवमेंट और हमारी चॉइस जो है ना वो टाइम और स्पेस से ही क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है, या फिर शेप होती है। जैसे आप लोगों का अच्छा समय चल रहा है तो आप लोगों की चॉइस पे डिपेंड करती है, आप लोगों का बुरा समय चल रहा है तो उस पर डिपेंड करती है, कैसी सिचुएशन है आपके आसपास, माहौल कैसा है, उस पर इंसान की पूरी क्या होती है, ये डिपेंड करती है कि मूवमेंट कैसा होगा और चॉइस कैसे होंगी। आई बात समझ में, है ना। तो कोर कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई पहली बात तो मोटा मोटा समझो कि क्या क्या है इसके अंदर, है ना, क्या क्या छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं, इनको आपको यूज करके आना है। पहले वो समझो कीवर्ड्स, जैसे स्पेस टाइम पाथ क्या है, स्पेस टाइम पाथ पहला कंसेप्ट है। स्पेस टाइम पाथ ऐसे नहीं है, ये है स्पेस टाइम पाथ। समझ में आई नहीं वाली बात। तो ये इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू स्पेस एंड टाइम, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का मूवमेंट थ्रू स्पेस एंड टाइम को क्या कहते हैं, बट इसका मतलब होता है स्पेस टाइम पाथ। जैसे एग्जांपल, स्टूडेंट्स डेली रूट फ्रॉम होम टू कॉलेज टू मार्केट, है ना। स्टूडेंट जो हमेशा कहाँ जाता है, पहले होम जाता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर मार्केट जाता है, तो उसका डेली का ये पैटर्न बन गया ना, तो बस वही है, एक पाथ है, और समय भी होता है उसका इसी तरीके। नेक्स्ट टर्म है, कंसेप्ट है स्पेस टाइम प्रिज्म। क्या, स्पेस टाइम प्रिज्म, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल पॉसिबल लोकेशन ए पर्सन कैन रीच विद इन टाइम लिमिट्स, मतलब कोई भी कितनी जगह पे आप एक टाइम लिमिट में पहुंच सकते हो, है ना, पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैदल चलते हो
नॉर्मली, और आपको बोला जाए कि भाई जाओ 1 घंटे के अंदर जाओ तुम सीधा दिल्ली हो जाओ, कहाँ से दिल्ली, यूपी से दिल्ली पहुंच सकते हो 1 घंटे के अंदर। तो ये लिमिट डिसाइड करता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक पॉसिबल लोकेशंस जहां पर आप एक इंडिविजुअल पर या फिर एक पर्सन रीच कर सकता है विद इन द टाइम लिमिट। अ पर्सन कैन ओनली विजिट नियर बाय प्लेस बिफोर वर्क आवर्स, यही चीज है ना। ये एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स ठीक है, लिमिटेशंस जिसको बोलते हैं, फैक्टर्स लिमिटिंग ह्यूमन एक्टिविटी, कुछ फैक्टर जो है ह्यूमन एक्टिविटीज को लिमिट करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। ना जैसे बायोलॉजिकल, नींद भी तो आ रही है, फिजिकल मतलब डिस्टेंस, इंस्टीट्यूशनल मतलब ऑफिस आवर्स, ठीक है। अब आप सोचो कि नहीं भाई मैं तो ना आराम से 24 घंटे में मैं डायरेक्ट वहां पहुंच जाऊंगा, इसके बीच में आपको सोना भी तो है, डिस्टेंस कितनी है, किस तरीके का है, ठीक है, ऑफिस आवर्स क्या है, आप जा भी सकते हो कि नहीं जा सकते, छुट्टी बना सकते हो कि नहीं बना सकते। तो ये सब चीजें क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स हो गए आप लोगों के उसमें, है ना, लिमिटेशंस हो गई एक्टिविटीज करने में। नेक्स्ट इज बंडल। बंडल क्या होता है, जब मल्टीपल पार्ट जो है ना इंटरेक्ट करें, ठीक है, जैसे सोशल इंटरेक्शन इसको बोलते हैं ना, जैसे पीपल मीटिंग इन क्लासरूम, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, बंडल। नेक्स्ट इज स्टेशंस। स्टेशंस क्या होंगे, वो भाई सीधे फिक्स्ड एक्टिविटी लोकेशन है, मतलब यहाँ पर जैसे एग्जांपल होम पर आप लोग आराम कर सकते हो, कुछ भी इंजॉय कर सकते हो, ऑफिस के अंदर वर्क ही करते हो, स्कूल के अंदर आप पढ़ाई करते हो, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड एक्टिविटी लोकेशन होगा, यहाँ पर आप सिर्फ यही काम करोगे और कुछ भी नहीं करोगे इसके अलावा। आई बात समझ में, है ना। तो ये कंसेप्ट का दिमाग में रखो, स्पेस टाइम पाथ, स्पेस टाइम प्रिज्म, कंस्ट्रेंट्स, बंडल और स्टेशन, समझ में आए ना ये वाले कंसेप्ट। अब देखो मैंने क्या किया है, हैंड रिटन नोट्स डाल दिए इसके अंदर टाइम ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि ये लेटेस्ट ही आया था, इस चक्कर में थोड़ा सा इसको अपन को अच्छी तरीके से देखना है। भाई सबसे पहले किसने किया, ये टी हक्सटेड ने किया, एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ LUND, ठीक है, इसको अपन यूनिवर्सिटी ऑफ LUND भी बोल सकते हैं या फिर द LUND स्कूल भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द हक्सटेड एवरी सिचुएशन इज इनएविटेबली रूटेड, मतलब सीधी बात है, हर सिचुएशन जो है ना वो बिल्कुल अपन बिल्कुल फिक्स रूटेड है इन द पास्ट सिचुएशन, जो पास्ट की सिचुएशन रही है ना उस ही सिचुएशन से लिंक है पूरी की पूरी, अपन लोग जुड़े हुए हैं। ऑल ह्यूमंस हैव गोल्स, हर ह्यूमंस के पास गोल्स है, टू अचीव दीज गोल्स, हर ह्यूमन के पास गोल है, इन गोल्स को अचीव करने के लिए इन लोगों को दे मस्ट हैव प्रोजेक्ट सीरीज ऑफ टास्क, मतलब अगर आप लोगों को मान लो एग्जाम में क्लियर होना है, कॉमन सेंस लगाना, आप लोगों को यूपीएससी क्लियर करना है, आपके पास एक गोल आ गया कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे एक अधिकारी बनना है, लेकिन इस गोल को अचीव करने के लिए आप लोगों को पहले प्रोजेक्ट करना पड़ेगा अपना आइडिया, और अपने लाइफ में सीरीज ऑफ टास्क को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो टास्क अगर आप लोग कंप्लीट नहीं करोगे तो आप गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, यही चीज बोल रहे थे हक्सटेड, है ना। तो टाइम ज्योग्राफी क्या है, पूरा का पूरा नेचुरलिज्म के ऊपर है, इसका मतलब आपके पास्ट जो एक्टिविटीज हैं वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करती हैं, सीधी बात आ गई ना, नेचुरलिज्म के बारे में समझ में आ गया ना। नाउ टाइम ज्योग्राफी एम्फसाइज द कंटिन्यूटी एंड कनेक्टेडनेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मतलब ये एम्फसाइज करता है कंटिन्यूटी और कनेक्टेडनेस को, किसका, सीक्वेंस ऑफ इवेंट के, कोई इवेंट हो रहे हैं साथ में तो आप लोग किस तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं, विच नेसेसरली टेक प्लेस इन सिचुएशन, ये इसका मतलब बीच होता है, ठीक है, विच नेसेसरली टेक्स प्लेस इन सिचुएशन बाउंडेड इन टाइम स्पेस एंड आउटकम बाय देयर कॉमन लोकलाइजेशन। आई बात समझ में, है ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम ज्योग्राफी एनालॉगस टू कांट्स व्यू ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, है, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो एमिनल कांत जो थे, एमिनल कांत ने जिस तरीके से बातें करी थी ना कि भाई जो होना है वो होकर ही रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी हिस्ट्री ही डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, बस वही उसी तरीके से ये भी बात कर रहा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर। तो कांत ने क्या बोला भाई, इसने क्या बोला, इसने नॉलेज के ऊपर बात की, इनने दो तरीके की बात की, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल में बोला कलेक्ट ऑल द इंडिविजुअल इन सेपरेट क्लास, इन्हें क्या किया, इनने सारे के सारे इंडिविजुअल को सेपरेट क्लास में रखा, जैसे प्लांट को बॉटनी में रख दिया, एनिमल को जूलॉजी में रख दिया। फिजिकल में इनने कलेक्ट किया इंडिविजुअल आइटम
विच विल बी लॉन्ग टू सेम टाइम और स्पेस, है ना, विच बिलोंग टू सेम टाइम और स्पेस, कलेक्ट द इंडिविजुअल आइटम, ये बिल्कुल इंडिविजुअल आइटम को कलेक्ट कर रहे थे जो कि बिलोंग कर रहे थे सेम टाइम या स्पेस से। तो इन्हें यहाँ से इन्हें नॉलेज इकट्ठी की कि नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, कि नॉलेज कहाँ से ली जा सकती है, एक लॉजिकल ले जा सकती है, एक फिजिकल ले जा सकती है। लॉजिकल नॉलेज कहाँ से, कि आप कलेक्ट करो सारे के सारे इंडिविजुअल इन सेपरेट क्लास को, जैसे प्लांट को बॉटनी में रख दो, एनिमल को जूलॉजी में रख दो, है ना। और अगर फिजिकल की बात करोगे तो सारे के सारे इंडिविजुअल जो है ना, सारे सारे नहीं, अलग अलग इंडिविजुअल जो है ना, उसको एक ही टाइम और स्पेस से ले लो, तो उससे भी आप नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो। आई बात समझ में, है ना। नाउ हास्टेड ने क्या दिया, टाइम स्पेस प्रिज्म दिया, मैंने अभी बताया आप लोगों को टाइम स्पेस के बारे में, ठीक है, टाइम स्पेस प्रिज्म दिया। इसमें बोला कि पर्सन कैन नॉट लीव ए प्लेस अंटिल टाइम, टाइम क्या, टाइम 1 एंड मस्ट रिटर्न देयर बाय टाइम 2, मतलब उन्होंने बोला कि कोई भी इंसान किसी भी जगह को तब तक नहीं जोड़ सकता जब तक उसके पास एक फिक्स टाइम आई, मतलब 1 बोल सकते हो, एक फिक्स टाइम 1 नहीं आ जाए, और उसको तब तक वापस आना पड़ेगा, उसको तब तक वापस आना पड़ेगा जब तक वो आप लोगों का 2 हो जाए, मतलब इस टाइम के बीच में ही वो आ जा सकता है, यही बोल रहा है ना। सीधी सीधी बात है, कॉमन सेंस लगाओ। आप लोग चाहे स्टडी कर रहे हो, आप पे एग्जांपल लेते हैं, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एक टाइम है, आपको बोला जाए कि जाओ वहां घूम के आओ, तो आप लोगों ने पहले से ही अपने गोल को अचीव करने के लिए टास्क डिसाइड करके रखे हुए हैं, और आप उस टास्क के बीच में कुछ नहीं कर सकते, बस आपने एक टाइम निकाल लिया कि भाई मेरे पास इतने से लेकर इतना टाइम है, लिमिटेड टाइम है ना। तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर दैट मीन्स आप लोग कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या बन गया, आप लोगों का एक प्रिज्म बन गया बिटवीन 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स 1 और टाइम्स 2 के बीच में एक प्रिज्म बन गया, जो कि इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम अवेलेबल स्पेशल रेंज को, है कि नहीं, मैक्सिमम स्पेशल रेंज को इन माइल्स या किलोमीटर और सम अदर मैट्रिक्स, चाहे माइल्स या किलोमीटर ले लो या फिर कोई भी मैट्रिक्स ले लो, तो इसमें ही एक प्रिज्म बन गया। तो आप यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, कुछ भी कहीं भी जा सकते हो, स्पेस अपना चाहिए, यही है इस तरीके से। सीधी बात है कि एक इंसान ये जो है ना, ये इस तरीके से बना हुआ, समझ में आया ना, ये वाली बात आई ना। मूवमेंट अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसको बोलते हैं स्पेशल ट्रेवर्स, है ना। वर्टिकल लाइन में पासेज ऑफ टाइम, वर्टिकल लाइन होगा कितना समय आप पास कर पा रहे हो, है ना, और हॉरिजॉन्टल में मतलब स्पेस में कितना जा पा रहे हो, वही तो चीज है, रिमेनिंग इन वन प्लेस। हॉरिजॉन्टल लाइन नॉट पॉसिबल फॉर पीपल, ठीक है, थ्रू दे आर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल नहीं है पीपल, थ्रू दे आर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ क्या, मैसेंजर। आई में बात समझ में, है ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना, नहीं आई तब भी मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बता देना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई नई चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, इतनी बड़ी बात नहीं है, अपन सब चीज है। टाइम ज्योग्राफी का एग्जाम्पल और एडवांटेज, देखो ये तो मेरा हैंड रिटन नोट्स है, मैं अभी आप लोगों को जो एग्जाम के अंदर यूज करके आओगे वो लिख सकते हो। ये तो क्या है, आपने शॉर्ट नोट टाइप किया भाई। पहली बात तो टाइम ज्योग्राफी के एग्जाम्पल क्या है, पहली बात तो ये वर्चुअल रियलिटी बताता है, ज्योग्राफी कुड बी वैल्यू इन रीओरिएंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल वर्क। क्रिटिसिज्म क्या हो जाएगा, वर्क इन स्मॉल स्केल, शॉर्ट टर्म, इंडिविजुअल, है कि नहीं, शॉर्ट टर्म एंड इंडिविजुअल। वेट, थोड़ा सा टाइम, अपना लैपटॉप थोड़ा पुराना है तो बार बार हैंग हो जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, कुछ टाइम की बात है। नाउ वर्क इन स्मॉल स्केल, शॉर्ट टर्म एंड इंडिविजुअल लेवल गिव्स लिटिल इंपोर्टेंस टू इंस्टीट्यूशनल वर्क, इसने बहुत कम इंपोर्टेंस दिया इंस्टीट्यूशनल वर्क को। आई बात समझ में, है ना। अभी आगे और पढ़ के और करते हैं, मतलब एग्जाम के अंदर जो आ गया, देखो एक मॉडल है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, इसको बोलते हैं वेव मॉडल ऑफ हास्टेड। क्या, वेव मॉडल ऑफ हास्टेड। मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आज तक पूछा नहीं गया है, बट टाइम ज्योग्राफी के अंदर वेव मॉडल आप क्या करोगे, बना कर आओगे, जिससे आप लोगों को मार्क्स अच्छे खासे मिल जाए। तो देखो मैंने क्या किया है, 3D डायमेंशन बनाया है, ठीक है, 3D डायमेंशन बनाया है, मैंने क्या किया भाई, जिस तरीके से है आई एम सॉरी, मैं तो कोई जोग्राफर थोड़ी हूँ, मैं तो आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ टाइम और स्पेस के बात चल रही है, 3D में रखा है, तो देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, एक 3 बॉक्स, ये बंडल है, क्या है,
बंडल है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बंडल। बंडल के अंदर क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं, अभी तो बताया था मैंने आप लोगों को। बंडल बंडल क्या होता है, जब मल्टीपल पाथ इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पर मतलब लोग जो है मिल रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, बंडल है। तो हम लोगों ने क्या किया है, बंडल बना दिया है। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल पाथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, फिर इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो यहाँ पर मल्टीपल पाथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये बंडल हो गया। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या हो गया आप लोगों के पाथ, ये पूरा का पूरा एक डोमेन हो गया। मतलब अलग अलग बंडल जो है ना एक पूरे डोमेन के अंदर रह जाएंगे। और जो डॉट है, ये देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये 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 क्या है, ये स्टेशन है, ये स्टेशन है। ऑब्वियस है, स्टेशन क्या होता है, यहाँ पर एक फिक्स वर्क होता है, तो वही चीज़ है। तो अब मैंने अपने हाथों से बनाया था, बहुत गंदा था, इसीलिए मैंने क्या किया, इंटरनेट से निकाल के यहाँ लगा दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेव मॉडल बना। एक पूरा वेव ही तो बनना है, पूरा का पूरा एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है, इसमें हर चीज़ें इस टाइम पे ये चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। ऑब्वियस ही बात है ना, तो बस वो चीज़ समझो। आई बात समझ में? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ। नहीं आई है तब भी मुझे बताना, अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी तो मैं करा दूंगा, लेकिन जितनी जरूरी है हम उतना कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ टाइम ज्योग्राफी। क्या एप्लीकेशंस है भाई? पहली बात तो भाई, पहली बात अर्बन प्लानिंग हो पा रही है, जैसे कम्यूटिंग पैटर्न, ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी। भाई पैटर्न ही तो बनना है ना, तो इसलिए कम्यूटिंग पैटर्न एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी। सेकेंड इज जेंडर स्टडीज हो पा रही है, एनालाइजिंग डेली मोबिलिटी डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन, है ना। नेक्स्ट इज सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी के अंदर अंडरस्टैंडिंग टाइम अलोकेशन एंड लाइफ स्पेस। फोर्थ इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, लोकेशनल डिसीजंस एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात हो रही है। इन्वायरमेंटल स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन इंटरेक्शन विथ फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हो रहा है। आई बात समझ में, है ना। क्रिटिसिज्म की, क्रिटिसिज्म क्या है इस चीज का भाई? पहली बात तो बहुत ज्यादा मैकेनिस्टिक है, इन सबके क्रिटिसिज्म सब एक जैसे ही है। जब भी आप लोगों का क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की बात आया है ना, वो सब यही चीज का क्रिटिसिज्म है भाई। ओवरली मैकेनिस्टिक है, इंडिविजुअलिस्टिक है, ये इग्नोर कर रहा है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, ये लिमिट कर रहा है यूज इन डेवलपिंग कंट्रीज को ड्यू टू द डाटा कंस्ट्रेंट्स। में बोल भी नहीं पा रहा हूँ ये वर्ड, क्या हो रहा है ये, है ना। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मैंने बोला ना अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा मुंह से भी जवान लड़खड़ा रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। अज्यूम इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज इग्नोर्स इनइक्वलिटी। क्या? अज्यूम इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स, जिससे आप लोगों की इनइक्वलिटी क्या हो रही है, इग्नोर हो रही है। आई बात समझ में, है ना। नॉर्मली चलो होता है, नॉर्मली अगर जवान अभी लड़खड़ा रही है, थोड़े दिन में ठीक हो जाऊंगा, जैसे ही अपना फिर ठीक हो जाएगा। आई बात समझ में भाई? देखो अपना यही है, अपन लोग का पूरा का पूरा। अभी मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहा होता, कुछ भी बोलता है कि नहीं है, मैं अभी अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो चीज़ हो रही है, ठीक है। चलो भाई, एग्जाम के अंदर आप लोगों को मार्क्स बढ़ाने हैं, उसके लिए मैंने क्या बताया था, कुछ रिलेवेंट चीज़ें भी बता दो कि आज के हिसाब से क्या है। मैं हर बार यही कर रहा हूँ, खासकर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी में ये बहुत करूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ें लिंक करवाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों के मार्क्स आ पाएँ। हम लोग स्टैटिक चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है कि आप लोगों को मार्क्स कम मिले। आई बात समझ में? नाउ आज के टाइम पे जीआईएस बेस्ड टाइम स्पेस एनालिसिस हो रही है ना, उसमें ये यूज़ हो रहा है। ये हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंड करने में अर्बन मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी और एनर्जी यूज और सोशल इक्वलिटी को। जो मॉडर्न टूल हैं आज के टाइम पे, जैसे जीपीएस, बिग डेटा, ये हैव रिवाइव्ड द इंटरेस्ट इन टाइम ज्योग्राफी। अब आई बात समझ में, अपन लोग क्यों उस चीज़ पे जा रहे हैं भाई? पहले पुरानी चीज़ हो गई थी, लेकिन फिर से इंटरेस्ट जागने लगा है ना। नाउ कुछ नहीं है, फ्लो चार्ट है। पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म में क्या हो रहा था अपना, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी हो रही थी, है ना। पॉजिटिविज्म में साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी हो रही थी। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया, जिससे स्पेशल लॉ आने लगे। फिर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से भी एक स्टेप ऊपर हम लोगों का टाइम ज्योग्राफी आया, जिसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमन टाइम स्पेस बिहेवियर को स्टडी करना स्टार्ट किया, है ना। तो हम लोगों का बचा हुआ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, वो अपन लोग देखेंगे, तो इससे आगे और पीछे की चीजें देख ली। तो ये आप लोगों का बेस बन गया। मैं बार बार आप लोगों को क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन बोल रहा हूँ, ये चीज आप लोगों की इससे सबसे ज्यादा बार पूछी गई है ना। अब देखो आंसर्स किस तरीके से लिख के आना है, ठीक है। कुछ ही और वीडियोस होंगे जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा आंसर राइटिंग कैसे करनी है, जैसे आप लोगों को पैटर्न समझ में आएगा। मैं सिर्फ आप लोगों को पैटर्न बता रहा हूँ। मान लो अगर आप लोगों को पॉजिटिविज्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया, मान लो इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिविज्म का ये क्वेश्चन पूछा गया है उसी पे, तो आया तो क्या करोगे, इंट्रो में क्या करोगे, पॉजिटिविज्म को डिफाइन कर दोगे, और अगस्त कम्बैट के बारे में लिख दोगे, एम्पेरिकल साइंस के बारे में लिख दोगे, फिर बॉडी में 5 इम्पैक्ट लिख दोगे,
क्वांटिफिकेशन, मॉडल, पैराडाइम शिफ्ट, न्यू थ्योरीज, है ना। क्रिटिसिज्म लिख दोगे, मैकेन स्टेक, ह्यूमन निग्लेक्ट, कंक्लूजन लिख दोगे, ऑब्वियस सी बात है। और ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का है। मान लो 10 मार्क्स का आया है तो 5 तो यहीं पे लिख दिए आप लोगों ने, और बाकी के इंट्रो विंट्रो लिखते हैं 2 पेज वैसे ही भर दोगे। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा आ गया तो उसमें 5 को थोड़ा सा अपन क्या करना, लिखना 5 ही है, लिखना 5 ही है, बस थोड़ा सा डिटेल में डाल देना। आई बात समझ में, है ना। वर्ड लिमिट पे दिमाग में रखना है। अगर आपसे पूछा गया है कि टाइम ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आप इंट्रो लिख देना, वही हक्सटेंड वाला, है ना, पूरे टाइम स्पेस कंटेक्स्ट वाला। फिर बॉडी में कंसेप्ट लिख देना, पाथ, प्रिज्म, बंडल, सब कुछ लिख देना, एप्लीकेशन लिख देना और कंक्लूजन कर लेना। आई बात समझ में, है ना। तो अभी अपना ये जितना भी छोटी मोटी चीज़ें थी ना वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। होमवर्क के अंदर आप लोगों को क्या करना है, डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। नहीं आता है तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, और इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर करना है। आंसर राइटिंग जरूर करो, ऐसे ही नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। मैं पहले ही बोल देता हूँ, आपने ये नहीं करी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे नोट्स पूरे के पूरे आप लोग तैयार रहेंगे। क्या फ़ायदा आपके पास अगर पकवान पका रखा है और आप लोग खा ही नहीं रहे हो, तो क्या मतलब है फिर, आप कहाँ से आपको एनर्जी आएगी। वही चीज़ होगी कि आप लोगों के पास पूरा मटेरियल दिया हुआ है लेकिन आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, तो फिर फ़ायदा क्या है ना। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप लोगों का क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन अपन स्टार्ट करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ है कि इसके ऊपर मैं 2 वीडियोस बनाऊं, है ना, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल मिल जाए। जरूर अगर मुझे लगता है कि अगर नहीं हो पाया तो 2 वीडियोस बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करेंगे, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है आपकी स्टडी में, आपके नोट्स में, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।